जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज के एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है मंडे 29 अगस्त और दोस्तों आज के एनालिसिस में हम 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक इशू रहेगा बिजनेस लाइन में से, बात यहां पे करी जा रही है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के बारे, व्हाई यूपीआई शुड रिमेन एज अ फ्रीबी। रिसेंटली आरबीआई ने एक पेपर निकाला था और वो पेपर को पब्लिक फीडबैक के लिए वेलकम भी किया था कि जो डिजिटल पेमेंट्स है जो यूपीआई के द्वारा हम करते हैं, क्या उसके ऊपर भी चार्ज लगाया जाना चाहिए कि नहीं लगाया जाना चाहिए। फिर एक आर्टिकल हम इंडियन एक्सप्रेस में से डिस्कस करेंगे जो कि बात कर रहा है मिक्स्ड सिग्नल्स फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो ये दोनों आर्टिकल हमारी इकोनॉमी से पर्टिनेंट है। और दोस्तों, एक आर्टिकल पॉलिटी और गवर्नेंस से हम संबंधित डिस्कस करेंगे जो कि हिंदू एक्सप्लेन्स में आज आया है। यहां पे बात करी जा रही है लिंकिंग ऑफ द वोटर आईडी कार्ड एंड द आधार कार्ड। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो देखने को मिलेगा एंड अलोंग विद दैट आफ्टर एवरी एडिटोरियल, तो जिस एडिटोरियल में से क्वेश्चन ऑफ द डे बनता है वो तो आप एंड में देखेंगे, लेकिन जिन एडिटोरियल्स में से, जैसे मान लीजिए कि आज क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने इस आर्टिकल में से बनाया है, तो बाकी 2 आर्टिकल्स के अंत में भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। वो आपकी इच्छा है कि आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जो आप आंसर लिख के भेजेंगे वो क्वेश्चन ऑफ द डे का भेजेंगे। क्योंकि टेलीग्राम चैनल की बात हो रही है तो क्विक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको इन्फॉर्म करता रहता हूं, क्योंकि ये अज्यूम करता हूं कि काफ़ी बच्चे शायद नए जुड़े होंगे, हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे, हमारे चैनल पे नया सब्सक्राइब किया होगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल है एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। अब इस चैनल को एक्सेस करने के लिए आप नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे एक लिंक दिखाई देगा। इस लिंक को क्लिक करेंगे हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। अगर नहीं किया जाता, अगर आपका ये कुछ आपको वहाँ पे एरर आता है, कहा जाता है कि लिंक एक्सपायर हो चुका है, तो आप हमारे इस नंबर पे टेलीग्राम की ऐप से मैसेज करिए 6280133177 और हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड किया जाएगा। राइट। सो दोस्तों, जहां तक हम बेस्ट आंसर की बात करें, क्योंकि लास्ट हमारी जो क्लास थी एडिटोरियल्स की फ्राइडे को लगी थी, फ्राइडे यानी कि 26 अगस्त को, तो एक एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया था, करप्शन के बारे में बात करी जा रही थी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा आंसर लिखा है महिमा पोरवाल जी ने। महिमा, वेरी वेल डन, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है आपकी, बहुत रेलिवेंट पॉइंट्स आपने लिखे हैं। नाउ वन थिंग आई मस्ट से टू महिमा एंड इनफैक्ट टू एवरीबडी एल्स, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इतनी अगर अच्छी हैंड राइटिंग में कोई बच्चा आंसर लिख रहा है, इतना अच्छा कंटेंट लिख रहा है, क्या वो फिजिबली पॉसिबल है एग्जाम में भी? वेल, अब ये आपके ऊपर है। अब कमिंग बैक टू द आंसर्स, कमिंग बैक टू द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये बात मैं सबको बताना चाहता हूँ, इनफैक्ट मैं महिमा आपको भी बताना चाहता हूँ कि अगर ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो बेंचमार्क है, अगर हम कंटेन कर सकें और सस्टेन कर सकें आने वाले कम से कम 1 साल के लिए, है ना, अगले साल अगर हम सितंबर या अक्टूबर में मेंस लिखेंगे अपने, तो कम से कम 1 साल के लिए अगर हम ये मोमेंटम को सस्टेन कर पाए, बिकॉज हमारा चैलेंज क्या है? हमारा चैलेंज ये है कि हमने एग्जामिनेशन हॉल में 7 से 8 मिनट पे आंसर लिखना है। 3 घंटे हैं, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने हैं, फिर दोपहर की शिफ्ट में फिर 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं बार बार कहता हूँ कि ये टेस्ट आपकी आईक्यू का नहीं हो रहा, टेस्ट आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का हो रहा है। तो ये बात का हम थोड़ा ध्यान रखें जब हम आंसर्स लिख रहे हैं। सो बहरहाल आंसर पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे महिमा जी ने उन प्रोविजंस के बारे में यहाँ पे बात करी है जो कि करप्शन से लड़ने के लिए, जैसे अगर हम कानूनों की बात करें, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है, आरटीआई की बात यहाँ पे करी गई है, लोकपाल और लोक आयुक्त की बात यहाँ पे करी गई है। लेकिन उसके बावजूद, कानून होने के बावजूद, फिर भी करप्शन के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे एक आंकड़ा दिया है महिमा ने कि सीबीआई के पास लगभग 6700 केसेस हैं जो करप्शन के हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ईडी को भी यूज़ किया जाता है, ईडी को मिसयूज़ भी किया जाता है, यूज़ भी किया जाता है। और अगर हम घोटालों की बात करें, अनफोल्डिंग ऑफ स्कैम्स की बात करें, तो जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीए 2 के टाइम पे तो काफ़ी घोटाले भी सामने आए थे। तो ये सब बातें यहाँ पे करी गई हैं। और ऐसे डेटरेंट, अब यहाँ पे ये बात भी करते हैं कि केवल जो डेटरेंट लॉज है या जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो अकेले करप्शन से नहीं लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? तो क्योंकि 150 शब्दों का क्वेश्चन था, तो इसमें ज़्यादा हम बातें इलैबोरेटिवली नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे रिफॉर्म्स इन ब्यूरोक्रेसी है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात आती है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की बात आती है, या फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने लिखी है जन भागीदारी के बारे, ठीक है, कि पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। बिकॉज इंडिपेंडेंस डे के एड्रेस पे, इंडिपेंडेंस डे के स्पीच पे प्रधानमंत्री ने इस बात पे भी बहुत एम्फसाइज किया था कि वी शुड नॉट बी टॉलरेटिंग करप्शन, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट, करप्शन लेने वाला और करप्शन देने वाला दोनों ही इस अपराध में इक्वली गुनहगार होते हैं। और अंत में एक बहुत अच्छी कोट एपीजे अब्दुल कलाम की यहाँ पे इन्होंने एंड में कंक्लूड करी है,
कि अगर हम समाज में एक डिफरेंस चाहते हैं तो समाज में डिफरेंस चाहने के लिए एक फादर, एक मदर और एक टीचर की बहुत आवश्यकता है। तो बहुत अच्छी कोट यहाँ पे लिखी है, वेरी वेल डन, इस आंसर को जरूर पढ़िएगा। बाकी शुरू करेंगे अपनी चर्चा से, व्हाई यूपीआई शुड रिमेन अ फ्रीबी। अब रेवड़ी पॉलिटिक्स फ्रीबी को लेके बहुत सारी बातचीत पीछे हमने करी, न्यूज़पेपर्स में भी आए, एडिटोरियल्स में भी हमने डिस्कस किया। अब आरबीआई ने कहा कि चलो जहां पे फ्रीबीज की इतनी बात चल ही रही है, फ्रीबीज की बात सुप्रीम कोर्ट तक चल गई थी, और आरबीआई ने एक पेपर निकाला, डिस्कशन पेपर ऑन द चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम, जहां पे जो हम डिजिटल पेमेंट्स की बात करते हैं कि डिजिटल पेमेंट्स को चार्ज करना चाहिए कि उसको फ्री में बांटना चाहिए। यानी कि देखिए आज के टाइम पे तो आपने चाय पीने जाना है, आज के टाइम पे तो काफ़ी जगहों पे ऐसा भी होता है कि आप धोबी के पास जाते हैं कपड़े अपने लेने के लिए, आयरनिंग के बाद आप कपड़े जो लेते हैं धोबी से, तो आज के टाइम पे तो धोबी भैया जो हैं, चाय वाले भैया भी हैं, वो भी अपने पास पेटीएम रखते हैं। और बल्कि ये एक मौका भी होता है कि हम धोबी भैया को, चाय वाले भैया को भी थोड़ा अवेयर कर सकते हैं कि भैया ये जो आपको हम पैसे दे रहे हैं सीधा आपके अकाउंट में जाएंगे, कैश की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो ये तो अच्छी बात है, अगर ये यूपीआई का कल्चर, पेमेंट्स का कल्चर बढ़ रहा है। आज के टाइम पे देखिए नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत एम्फसाइज किया कि डिजिटल पेमेंट्स की हम बात करें, अपने बुजुर्गों को, अपनी माताओं को, है ना, उनको भी इनके बारे में समझाएं, बिकॉज खास करके जो हाउस वाइफ्स हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वो अभी भी पुराने तरीके पे ही डिपेंडेंट हैं, कैश के तरीके से, जो कि बुरी बात भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आरबीआई कह रहा है कि देखो ये जो पेमेंट सिस्टम है ना, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है यूपीआई के द्वारा, तो आप यूपीआई, अब आपने 10 रुपए दिए, तो अब आरबीआई कहना चाह रहा है कि आपने 10 रुपए चाय वाले को दिए तो आपको 2 रुपए और चार्ज कर, मतलब आप 2 रुपए आपके अकाउंट से और कटे जाएंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। तो आरबीआई का ये कहना है कि देखो यहाँ पे ये फ्री में बांट के, ये तो फिर ये भी फ्री भी होगी अगर हम यूपीआई पेमेंट, अगर हम डिजिटल पेमेंट्स का कल्चर हम प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने क्या बोला, निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि नहीं, देखिए जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, वो एक डिजिटल पब्लिक गुड है, और बहुत इसकी, देखिए इसकी जो सहूलत, इसकी जो, अगर हम कन्वीनियंस की बात करें, ठीक है, इसकी उपलब्धि की बात करें, बहुत बड़ी देन है हमारी इकॉनमी के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। याद करिए फ्रीबीज के जो आर्टिकल्स हमने डिस्कस करे थे, एक सेंट्रल बात मैंने आपको कही थी, फ्रीबी वो हो या वो होनी चाहिए जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को एनहांस करे। आप किसान हैं और आपको फ्री में अगर कोई चीज़ सरकार के द्वारा बांटी जा रही है, तो अगर वो आपकी खेती बाड़ी की प्रोडक्टिविटी को या प्रोडक्शन को एनहांस कर रहे हैं तो वो फ्रीबी जस्टिफाइड है, ठीक है। अब यहां पे सरकार क्या कह रहा है, सरकार कह रही है कि यूपीआई के चलते तो प्रोडक्टिविटी लोगों की एनहांस हो रही है। चलिए अब हम कंटेक्स्ट की बात करें। देखिए अब ये तो हमको पता है कि जो नोट्स होते हैं ना, हमारे पास घर में तो नोट छापने वाली मशीन नहीं होती है ना, वो मनी हाइस्ट वाली स्टोरी तो हम अपने यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं कर सकते कि घर घर पे नोट छापने वाली मशीन हो। अब ये तो मोनोपोली आरबीआई के पास ही होती है नोट छापने के लिए। तो ये अब देखिए मोनोपोली जो है सेंट्रल बैंक्स के पास है, और ये बैंकों, आरबीआई का देखिए ये मैंडेट है कि आरबीआई हैज टू इंश्योर कि सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ कैश लोगों के पास अवेलेबल है। लोग कैश अपने पास रखेंगे तो वो ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, ठीक है। इसके चलते अब देखिए, अब इसकी इस पर्टिकुलर मुद्दे से चलते जो भी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, जो भी लॉजिस्टिक्स रिक्वायर्ड है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, ये सारी की सारी जो इसमें मोनोपोली है वो आरबीआई के पास होती है। लेकिन डिजिटल पेमेंट्स की बात करें, देखिए करेंसी या कैश की बात करें तो चलो, अगर आप बैंक में जाते हैं, आप मान लीजिए कि आपके बैंक में लेट्स से 20,000 रुपए हैं आपके अकाउंट में, आप जितने मर्जी पैसे चाहें विड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से आप बैंक में गए, आपने कहा जी मैंने 2,000 रुपये विड्रॉ करने हैं। आप 2,000 रुपये विड्रॉ करेंगे तो बैंक में जो कैशियर होगा वो आपको ये तो नहीं बोलेगा ना कि आपको मैं 2,000 रुपये नहीं दूंगा, आपको मैं 1,990 रुपये दूंगा, 10 रुपये मैं काट रहा हूँ, बिकॉज आप हमसे कैश लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप हमसे कैश लेके जा रहे हैं इस करके हम वो पैसे काट रहे हैं एज अ फीस। तो देखिए ऐसा तो कैश ट्रांजैक्शन में ऐसा नहीं होता, जितने मर्जी आप पैसे चाहे निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स लिमिट होती है, बट आपका पैसा है, आप उसमें से 5 रुपये निकालिए चाहे 50,000 निकालिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रोडक्ट्स के साथ अगर हम जैसे देखिए, अब आप जैसे पहले 2020 से पहले की बात, आप मार्केट में जाते थे, आप अपना डेबिट कार्ड स्वाइप कराते थे। लेट्स से आपने 1,000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, अब उसमें जो दुकानदार है, जो मर्चेंट है, अब आपने तो अपने कार्ड में से 1,000 रुपये स्वाइप करवा लिए, लेकिन जो दुकानदार है उसको 1 से 3% के बीच में एक और एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज किया जाता था, ठीक है। अब इसके चलते आज के टाइम में तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट भी 0% कर दिया गया, यानी कि अगर 1,000 रुपये की चीज़ अगर आपने खरीदी है, ठीक है, तो जो लेकिन जो मर्चेंट है उसको 1 to 3% और फीस देनी पड़ी, बिकॉज उसने डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट किया। तो ऐसा क्यों है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रोडक्ट्स में ऐसे चार्जेस क्यों लगने चाहिए? बिकॉज ऑन द कॉन्ट्ररी हम तो चाहते हैं, अगर नोटबंदी का, जैसे हमने डीमोनेटाइजेशन की बात 2016 से करते आ रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि डिजिटल पेमेंट्स का जो कल्चर है वो और प्रमोट हो रहा है। तो इंसेंटिव क्या है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को भी चार्ज करना शुरू कर देंगे तो दुकानदारों को, मर्चेंट्स को, इंडिविजुअल्स को इंसेंटिव क्या मिलेगा?
अब यूपीआई आज के टाइम पे एक बहुत एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है ना, और जिसके चलते लगभग 15 बिलियन ट्रांजैक्शन रोज की जाती है, और इसकी जो वैल्यू है यूपीआई की इज अराउंड अबाउट 26 लाख करोड़। अब जैसे हम यूपीआई की बात करें, आईएमपीएस की बात करें, रुपे की बात करें, ये कौन ओ करता है? ये ओ करता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। अब एनपीसीआई जो है एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, और ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑल द रिटेल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। अब एनपीसीआई केवल एक सेक्शन 8 कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में लिस्टेड है, सिर्फ वो नहीं है। एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है एनपीसीआई का, वो क्या है कि कैसे हम कैशलेस सोसाइटी के टुवर्ड्स मूव कर सकते हैं, है ना। बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल एनपीसीआई प्ले करता है कि कैसे हम, जैसे हम डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, कैशलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हम इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की बात करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल एनपीसीआई प्ले करता है। क्या यूपीआई सब्सिडाइज्ड है? अब देखिए यहां पे एक बात थोड़ी समझनी जरूरी है कि सरकार ने लगभग 1500 करोड़ सेट अपार्ट किए थे फिस्कल ईयर 2021-22 के बजट में टुवर्ड्स रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस फॉर द रुपे डेबिट कार्ड एंड द यूपीआई ट्रांजैक्शन। और इस तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार ने 2022-23 के लिए भी अनाउंस करी थी। तो अगर ये सब्सिडाइज्ड है तो क्या अब आरबीआई कहना चाह रहा है कि ये फ्री भी है? अगर फ्री भी है भी तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, बिकॉज अगेन सरकार क्या कह रही है कि कोई बात नहीं, अगर हम आपको रीफाइनेंस कर रहे हैं, अगर हम इसको सब्सिडाइज भी कर रहे हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? लोगों की प्रोडक्टिविटी तो एनहांस हो रही है ना। फर्दर गवर्नमेंट हैड ऑल्सो अमेंडेड द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, पीडब्ल्यूएस एक्ट, जिसके चलते जनवरी 1, 2020 से जो दुकानदार हैं, जो मर्चेंट्स हैं, जहां पे जाके आप अपना डेबिट कार्ड स्वाइप कराते थे और उनको 1 to 3% एक्स्ट्रा उनको लिवाय किया जाता था, अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0 हो चुका है। तो आप डेबिट कार्ड स्वाइप कराएंगे, दुकानदार को, बिजनेसमैन को पैसे नहीं देने पड़ेंगे अपनी तरफ से, यानी कि उसको 1 to 3% का जो एमडीआर रेट रहता था वो नहीं देना पड़ेगा। अब अगर हम यूपीआई को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, अब यूपीआई जो है बाय डेफिनेशन दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कन्वेंशनल फंड्स ट्रांसफर पेमेंट सिस्टम, जैसे एनईएफटी है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, आईएमपीएस है, ठीक है, जिसके चलते आपको नेसेसरी है कि रीइंबर्समेंट आपको कॉस्ट का मिले। यूपीआई क्या है? सरोगेट है फॉर कैश। आपने 10 रुपए देने थे चाय वाले को, आज आप 10 रुपए उसको पेटीएम यूपीआई करें या किसी और पर्टिकुलर ऐप के थ्रू यूपीआई करें, गूगल पे करें, व्हाटएवर इट इज, वो यूपीआई कर रहे हैं आप। और एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई एक प्रॉक्सी है फॉर द आरबीआई, ठीक है। तो एज सच जो यूपीआई सिस्टम है वो किसी किस्म की रिइंबर्समेंट नहीं डिमांड करता, इवन बाय द गवर्नमेंट। अब एनपीसीआई की बात करें, ठीक है, तो इसको लाइसेंस दिया गया था आरबीआई के द्वारा 2008 में, और ये जॉइंट इनिशिएटिव था आरबीआई का और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का, ठीक है। इसका पर्पस क्या था, मिशन क्या था? कि भाई हर एक भारतीय की जिंदगी को टच करना, भाई भारतीयों इंडिया, हम अगर अपने सिटीजन्स की बात करें, उनकी लाइफ को थोड़ा और आसान करना, ठीक है, ताकि पेमेंट सर्विसेज की ऑप्शन उनके पास अवेलेबल रहे। और 2016 के बाद तो इसकी जो उपलब्धि है वो और ज्यादा सिग्निफिकेंट रही है। अब ये सोल ऑपरेटर है फॉर इट्स सर्विसेज। आरबीआई जैसे कैश प्रिंट करता है, तो एनपीसीआई का पर्पस क्या है? यूपीआई, ठीक है। इस तरह से हम थोड़ा इक्वेट कर सकते हैं। इसका कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं है, और इसको मोनोपली है, जैसे आरबीआई के पास मोनोपली है नोट छापने के लिए, वैसे एनपीसीआई के पास मोनोपली है कि भाई जो भी आपने रिटेल पेमेंट सिस्टम्स को डेवलप करना है, ऑपरेट करना है, और ये जो अधिकार एनपीसीआई के पास है ये आरबीआई के द्वारा ही उसको दिया गया था। तो पेमेंट और सेटलमेंट फंक्शन जो आरबीआई के हैं, दिस वाज डाइवेस्टेड टू द एनपीसीआई, ठीक है। और एनपीसीआई जो है दिस एक्ट्स लाइक एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द आरबीआई, जहां तक तो पेमेंट सिस्टम्स की बात आती है। अब बैंक नोट की बात करें, चलो हम यूपीआई कर सकते हैं, 10 रुपए हो, 5 रुपए हो, वट एवर इट इज, लेकिन ये बात भी हमको समझनी जरूरी है कि कैश की नेसेसिटी फिर भी रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खास करके इनफॉर्मल इकोनॉमी में, उनको नहीं समझ आता कि भाई यूपीआई पेमेंट कैसे करनी है, पेटीएम क्या है, गूगल पे क्या है। तो उनके लिए बहुत जरूरी कि उनके पास कैश रहे। तो कैश का अपना एक यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। सीनियर सिटीजन हैं, हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, या लोअर इनकम ग्रुप्स हैं, उनको कैश की रिक्वायरमेंट रहती है। बैंक नोट्स आर द ओनली फॉर्म ऑफ मनी जो कि लोग अपने पास रख सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग अ थर्ड पार्टी। अब बैंक नोट्स रखने के लिए आपको कोई, यहाँ पे आपको क्या चाहिए? आप अपने घर पे रख रहे हैं, अपने पर्स में रख रहे हैं, अपने वॉलेट में रख रहे हैं, आपको किसी किस्म की एक्सेसिबिलिटी टू एनी इक्विपमेंट या इंटरनेट या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। अगर आपने थ्रू कैश पे करना है, आपने 500 रुपये पे, आपने 500 रुपीज़ इन कैश पे करना है, 1000 रुपीज़ इन कैश पे करना है, तो आपको यहाँ पे इंटरनेट की या किसी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई QR कोड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी आपको। तो एक बात को समझे, एक तरफ सेंट्रल बैंक इंकरेज कर रही है सिटीजन्स को कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैकेनिज्म्स पे शिफ्ट करिए, लेकिन फिर आप उनको इंसेंटिव क्या दे रहे हैं कि अगर वो वहां पे शिफ्ट भी करें, तो ऑब्लिगेशन तो आरबीआई के पार्ट पे बनती है ना कि भाई वो उनको कुछ इंसेंटिव दे कि सिटीजन्स इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सके विदाउट एनी कॉस्ट, नहीं तो वो कैश तो पहले यूज कर ही रहे थे।
अब यहाँ पे एक और फाइंडिंग यहाँ पे डिस्कस करेगी, जो नोट है 10 रुपए के हों, 20 रुपए के हों, 50 के, 100 के, अब उनकी जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी कम हो गई है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आज के टाइम पे बहुत सारी जो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन है, जो 10 रुपए की हो, 20 रुपए की हो, 50 रुपए की हो, आपने चिप्स का पैकेट लेने जाना है, बिस्किट का पैकेट लेने जाना है अपनी नज़दीकी करियाना की दुकान पर, तो आप वहाँ पर भी पेटीएम कर सकते हैं। तो छोटा करियाने वाला हो या बड़ा कोई 24/7 स्टोर हो, वट एवर इट माइट बी, पेटीएम की जो फैसिलिटी, जो QR कोड की फैसिलिटी, यूपीआई की जो फैसिलिटी है, वो हर जगह अवेलेबल होती है। और कैश पेमेंट को रिप्लेस किया जा रहा है बाय यूपीआई, यानी कि आरबीआई का जो खर्चा है नोट छापने में, ट्रांसफर करने में, प्रिंटिंग प्रेसेस तक पहुंचाने में, जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है आरबीआई की, वो तो कम हो रही है। ठीक है, तो अगर आरबीआई यहां पे सेव कर रहा है, तो जो पैसा वहां पे सेव हो रहा है, तो वो पैसा आरबीआई इन्वेस्ट कर सकता है एनपीसीआई में, ताकि एनपीसीआई और टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर सके फर्दर ऑन। तो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है नोट्स इन सर्कुलेशन, जो कि हम देख सकते हैं 2016-17 के बाद वो काफ़ी कम हो चुका है, चाहे वो 10 रुपए के नोट हो, 20 के हो, 50 के हो, 100 के हो, सर्कुलेशन काफ़ी कम हो चुका है। तो अंत में कंक्लूजन में क्या बात आती है, यूपीआई ने अपने आप में एक बहुत रेवोल्यूशनाइज करा है जो तौर तरीका है पैसे देने का, पेमेंट सेटल करने का। और आज जैसे हम डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं, ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, 5G टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, तो यूपीआई हैज़ अ लॉन्ग फ्यूचर अहेड, और यूपीआई बहुत सारी जगहों पे जाके इवॉल्व कर रहा है, इवन इंटरनेशनली। और यूपीआई को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, इसको और डीपली पेनिट्रेट करना बहुत जरूरी है हमारी पॉपुलेशन में, चाहे वो फ्रीबी की तरह ही क्यों ना हो। और यहाँ पे कंज्यूमर्स को, लोगों को इंसेंटिव देने की बात है कि कैसे इस टेक्नोलॉजी का लेवरेज लोग उठा सकते हैं, ताकि कैश के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। चलिए फिर अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, नॉट सो एब्युलेंट, यानी कि नॉट सो फुल ऑफ एनर्जी, नॉट सो एक्साइटिंग इंडियन इकोनॉमी की यहाँ पे बात हो रही है। व्हाट आर द मिक्स सिग्नल्स कमिंग अहेड फॉर द इंडियन इकोनॉमी। देखिए अभी जीडीपी, अगर जीडीपी एस्टिमेट्स की बात करें फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल ईयर, वो भी कुछ ही दिनों में हमारे सामने आ जाएंगे। आरबीआई ने ये बोला है कि जो अभी पिछला क्वार्टर निकला है अप्रैल से जून के बीच में, तो जो उसका ग्रोथ रहेगा वो 16.2% के रहेगा। ठीक है, और आने वाले पूरे एक साल के लिए, चलो ये तो क्वार्टर की बात हो रही है, आने वाले पूरे एक साल के लिए, बिकॉज अब देखिए अब लॉकडाउन नहीं है ना, हर चीज खुल चुकी है, स्कूल्स, कॉलेजेस, एवरीथिंग इज ओपन, तो अब वो लॉकडाउन वाला वो फियर भी नहीं है। आने वाले समय में एक्सपेक्ट किया जाता है कि इकॉनमी विल ग्रो एट 7.2%। नाउ इवन आईएमएफ की जो रिपोर्ट आती है, आईएमएफ की रिपोर्ट ये बताती है कि इंडियन इकॉनमी विल ग्रो एट अराउंड अबाउट 7.4%। तो चलो आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से वो 0.2% कम है। नाउ अब हम अपने आप को भी 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी कहते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज कहते हैं, दैट वी से दैट लुक अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे फिर भी इन्फ्लेशन कंटेन हो रहा है। ठीक है, नाउ लेकिन उसके बावजूद भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हमारे यहाँ पे आती हैं। ये बातें जो मैं डिस्कस कर रहा हूं पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये बातें देखिए रिपीट होती हैं एडिटोरियल्स में, है ना कहीं यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ की ही बात हो रही है, इनकम इनइक्वालिटी की बात हो रही है। अब चलो प्री पैंडेमिक लेवल की हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो मैं पहले भी कह चुका हूं प्री पैंडेमिक भी जो हमारी जो इकोनॉमी है वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, है ना, लेकिन जहां पे फॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी में फिर भी हम एक ग्रोथ देख रहे हैं, लेकिन इनफॉर्मल सेगमेंट जो है वो अभी भी डिस्ट्रेस में है। लेट मी ऑल्सो टेल यू, हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है, मेजरली जो हमारी इनफॉर्मल जो एम्प्लॉयमेंट रहती है एमएसएमई सेक्टर में रहती है, तो एमएसएमई सेक्टर भी अभी इस पैंडेमिक स्ट्रेस से वापस नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट इस बात का हम कैसे एविडेंस हम लेके आ सकते हैं, बिकॉज जो मनरेगा की डिमांड है वो बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल अगर अप्रैल से जुलाई की बात करें, तो इन 4 महीनों में जो नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स हैं जो कि मनरेगा का काम डिमांड करे थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। यानी कि क्या ये बात हम रिड्यूस कर सकते हैं कि बाकी ऐसी और रिम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, कि लोग अभी मनरेगा के जरिए काम करना चाहते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव अभी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शायद नहीं आ रही हैं। तो व्हाट डज दिस इंडिकेट? नाउ दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द परसिस्टिंग डाइवर्जेंस फ्रॉम द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, अगर देखिए इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत जरूरी है, हम उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जहां पे फॉर्मल सेक्टर ग्रोथ हो रहा है, जहां पे फॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, तो वहां पे इनफॉर्मल सेक्टर की भी हम ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक और बात बहुत जरूरी है कि ऐसे जो डाइवर्जेंस अभी देख रहे हैं ये एक चिंता का विषय है, बिकॉज जहां पे प्रोडक्टिविटी है या कैपिटल इंटेंसिटी है या कैपिटल क्रिएशन है, फॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी में बढ़ रहा है, लेकिन उतना ही वो कम हमारी छोटी फर्म्स के लिए, एमएसएमईज के लिए, इनफॉर्मल फर्म्स के लिए वो कम हो रहा है। नाउ अब अगर हम सैलरीज की बात करें, सबड्यूड वेज ग्रोथ की बात करें, तो देखिए अभी इनफॉर्मल लेबर मार्केट में भी बहुत स्ट्रेस है, तो डेफिनेटली भी यहाँ पे अच्छी पेज, अभी इतनी अच्छी सैलरीज नहीं मिल रही है।
हर किसी के पास बहाना है कि भी 2 साल पैंडेमिक था, काम नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, तो अभी आपकी सैलरी नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, आईटी कंपनीज़ हो या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हो, ठीक है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत मेजर हाइक भी दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं होता, लेकिन 2020 में, 21 में लोग घर बैठे थे, बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाया था, बहुत कंपनीज़ ने प्रॉफिट भी किया था। तो वो जैसे के शेप्ड रिकवरी की बात आती है ना, के शेप्ड रिकवरी की बात बार बार हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते रहते हैं कि कुछ सेक्टर्स में उन्होंने बहुत ग्रोथ देखा है, खास करके फॉर्मल सेक्टर में, और जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला, वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेस है। अब अगर हम बात करें वेज ग्रोथ की, तो अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर को हम तीन क्षेत्रों में डिवाइड करें, तो जनरल जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, एक आपके जो मजदूर हो गए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, अब ये सारे दिहाड़ी पे काम करते हैं, और एक आपके नॉन एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो हैं, अब इनकी जो वेज ग्रोथ है वो काफ़ी कम रहा है, ठीक है। इनफैक्ट अगर इन्फ्लेशन 7 या 8% है, तो इतनी ज़्यादा इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं रहा। या तो को ना कि इन्फ्लेशन 7-8% है, अब कॉर्पोरेट्स में आप किसी को हायर किया जा रहा है, अप्रेजल दिया जा रहा है, उनको 30% अप्रेजल मिल रहा है, 25% अप्रेजल मिल रहा है, लेकिन इतना अप्रेजल क्या हमारे इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को मिल रहा है, ठीक है। अब इसके चलते जो परचेजिंग पावर है, बिकॉज देखिए 90% तो जो लोग हैं, है ना, 90% लोग हमारे इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी में एंगेज्ड हैं, तो परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगा हाउस होल्ड्स का, जबकि इतने सारे लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में एंगेज हैं, जब उनकी सैलरी ही ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है, तो कैसे डिमांड कैसे बढ़ेगा ना। उसके बाद हाई अट्रिशन रेट्स की यहाँ पे बात आती है। अगेन यहाँ पे एक पैराडॉक्स आता है, कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, वो छोड़ रहे हैं, ठीक है, पैंडेमिक के चलते बहुत ले ऑफ्स भी करे गए थे, लेकिन उसके साथ के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा टैलेंट था, ज़्यादा अच्छी स्किल थी, उनको रिटेन भी करा गया और उनको बहुत मैसिव पे हाइक भी मिला है। तो चलो, टैलेंट होना चाहिए। अगर आपका टैलेंट है तो देखिए आपको मार्केट रिवॉर्ड करता है। अगर आप टैलेंटेड नहीं है तो नोबडी विल गिव यू फ्री लंच, नोबडी विल गिव यू एनीथिंग फॉर फ्री, है ना। खास करके कॉर्पोरेट सेक्टर में तो फ्रीबीज कल्चर वैसे नहीं होता। तो इस करके यहां पे ये बहुत जरूरी है कि जहां पे हम इतने ज्यादा रिकॉर्ड पे हाइक्स कॉर्पोरेट सेक्टर में देख रहे हैं, ठीक है, वहां पे हम ये जो हम अपने इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वहां पे डिवाइड जो है बिटवीन द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल सेक्टर वो बढ़ता जा रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर में अभी भी बहुत लो पेड सेमी और अनस्किल्ड इनफॉर्मल कैजुअल वर्कफोर्स है, तो स्किल डेवलपमेंट भी नहीं हो रही है इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी में। तो मोबिलिटी इन सोशल आर्डर की अगर हम बात करें, देखिए हर कोई चाहता है कि भाई उनकी इनकम बढ़े, है ना, वो और चीज़ें खरीदे, हर कोई चाहता है कि वो गाड़ी खरीदें, स्कूटर खरीदें, घर खरीदें, फ़ोन खरीदें। वो कब होगा? अगर आपकी इनकम में ग्रोथ होगा। अगर आपकी इनकम में ग्रोथ नहीं होगा तो आप कैसे खरीद पाएंगे? नाउ द नंबर ऑफ फैमिलीज इन द हायर स्पेंडिंग कोहॉर्ट्स इजंट इंक्रीजिंग फास्ट इनफ। इवन जो लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत बढ़ रही है। स्पेशली अगर हम बात करें जो कि हाई एंड डिस्क्रिशनरी गुड्स की अगर हम बात करें, जैसे अगर 10 लाख से ज़्यादा की गाड़ी है, 1.5 करोड़ से महंगा अगर फ्लैट है, तो ऐसी बात नहीं कि इनकी सेल नहीं हो रही है। चीज़ें बिक रही हैं, गाड़ियाँ बिक रही हैं, घर भी बिक रहे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर का भी फायदा हो रहा है। लेकिन हाई एंड जो चीज़ें हैं वो खरीदने वाला कौन होगा? जिसकी जेब में पैसा होगा, ठीक है। तो वो लोग हैं खरीदने वाले, यानी कि कंज्यूमर सेंटिमेंट जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन उसके बाद अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी की बात करें, वहां पे जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो काफी पेसिमिस्टिक है। अब यहां पे कुछ फाइंडिंग्स की बात करते हैं फ्रॉम द डेटा। तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का जो डेटा हमारे सामने आया है, अब देखिए जिसके पास तो ज्यादा पैसा है तो वो स्कूटर या मोटरसाइकिल तो नहीं चलाना पसंद करेगा, अनलेस अगर उसका मोटरसाइकिल 4 या 5 लाख का हो, हार्ले डेविडसन से भी महंगा हो, वो और बात है। लेकिन अगर एक लोअर मिडिल क्लास, अगर हम एक फैमिली की बात करें, मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, तो एक बेसिक 2 व्हीलर होना, स्कूटर मोटरसाइकिल होना, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि चलो मैं साइकिल पे जाता था, आज मैं स्कूटर पे मोटरसाइकिल पे जा सकता हूँ अपने ऑफिस में, अपने काम, वट एवर इट इज, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो जो सेल्स है 2 व्हीलर्स की, दैट इज 25% लेसर दैन द प्री पैंडेमिक लेवल। और अगर हम जो गाड़ियां 10 लाख से नीचे हैं, है ना, अगर हम हैचबैक गाड़ियों की बात करें जो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख की हैं, अब उसकी डिमांड नहीं बढ़ रही है। लेकिन डिमांड कौन सी गाड़ियों की ज्यादा बढ़ रही है? जो गाड़ियां 10 लाख से भी ज्यादा महंगी हैं, सेडान हो, एसयूवीज हो, तो लोग खरीदने वाले खरीद रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि पैंडेमिक आ गया लोगों ने गाड़ियां खरीदनी बंद कर दी, ऐसी बात नहीं है। जिसकी कैपेसिटी है खरीदने वाली वो खरीद रहे हैं, चाहे वो फुली फाइनेंस करके खरीदें, चाहे वो पूरा का पूरा डाउन पेमेंट करके लें, वट एवर इट माइट बी, ठीक है। तो अब ये एक बहुत कंट्रास्ट की बात है। उसके बाद अगर हम अब एक फाइंडिंग JLL के द्वारा भी, जो कि रियल एस्टेट कंपनी है, तो यहाँ पे बात करेगी कि 7 शहर हैं, बेंगलुरु है, चेन्नई है, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे। यहाँ में इन शहरों में, इन 7 शहरों में इस साल के अगर हम पहले 6 महीनों की बात करें तो जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन थी अबव 1.5 करोड़, दैट वाज डबल दैन द ट्रांजैक्शंस बिलो 50 लाख। तो देखिए यहाँ पे यानी कि कॉन्ट्रास्ट आपके सामने है, ठीक है, कि लोगों के पास पैसा है, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन हर किसी के पास पैसा नहीं है,
ठीक है। तो अगेन कॉर्पोरेट, दैट ऑल्सो शोज द इनइक्वालिटी, द वाइडनिंग इनइक्वालिटी, जो कि बार बार हम उसके बारे न्यूज में भी पढ़ते रहते हैं। अब कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स की बात करें तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी बहुत रिकॉर्ड हाई पे हैं, इवन दो बिजनेस सेंटिमेंट इज वेरी वीक, इवन दो बहुत सारे बिजनेसेस कह रहे हैं कि डिमांड पिकअप नहीं कर पा रहा, पैंडेमिक के चलते उनका बिजनेस हैज टेकन अ हिट। नाउ अगेन नॉट एवरी कंपनी इज लिस्टेड ऑन योर स्टॉक मार्केट, नॉट एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। ठीक है, एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है दैट इवन द लार्जर फॉर्मल फर्म्स दे हैव गेन्ड मार्केट शेयर एट द एक्सपेंस ऑफ दी स्मॉलर प्लेयर्स। ठीक है, तो यहां पे देखिए दोस्तों, अंत में कंक्लूजन क्या आता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, वो इतनी रोबस्ट नहीं है, ठीक है, इतनी एक्साइटिंग नहीं है जितना हम बिलीव करना चाहेंगे या जितना हम बिलीव कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी आने वाले टाइम में और हमारी इकोनॉमी कैसे शेप करती है। तो यहाँ पे आर्टिकल में मिक्स सिग्नल्स फॉर द इकोनॉमी की बात करी गई है। तो अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जहां पे पर कैपिटा कंजम्पशन इंडिया में बढ़ रही है, जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज रिमेनिंग सबड्यूड। ठीक है, तो ध्यान से आर्टिकल को पढ़िए, यहाँ पे पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ाने की बात करेगी इन कंटेक्स्ट ऑफ, जैसे अभी मैंने बोला कि 10 लाख से जो ज़्यादा की जो गाड़ियाँ हैं, जो महंगी गाड़ियाँ, हाई एंड गाड़ियाँ वो लोग खरीद रहे हैं, या 1.5 करोड़ से महंगे फ्लैट्स या घर लोग बाय कर रहे हैं, लेकिन बिलो 10 लाख जो गाड़ियाँ हैं या बिलो 50 लाख के जो फ्लैट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो लोग नहीं बाय कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल है, लेकिन अगर आप चाहें तो और भी रिसोर्सेज को यूज़ करके आप अपना आंसर यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। नाउ लास्ट आर्टिकल आज का, द कंसर्न्स अराउंड आधार वोटर आईडी लिंकेज। पिछले 1 साल से, पिछले 10-11 महीनों से हम ये बात सुन रहे हैं, अभी तक इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि ये वॉलंटरी है कि मैंडेटरी है कि आपको अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है। नाउ आई माइट नॉट हैव एनी प्रॉब्लम लिंकिंग माई आधार कार्ड विद वोटर आईडी कार्ड, बट अदर पीपल माइट हैव अ प्रॉब्लम। नाउ दिस इज अगेन टू ईच टू इट्स ओन कि भाई आपको प्रॉब्लम है कि नहीं है। आफ्टर ऑल हमारा आधार कार्ड, हमारा पैन कार्ड, हमारा वोटर आईडी कार्ड, ये तो नहीं है कि पहली बार सरकार के किसी डिपार्टमेंट के द्वारा या सरकारी एजेंसी के द्वारा देखा जा रहा है ना। आधार कार्ड तो वैसे भी हर जगह यूज किया जाता है। 99.7% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन उनके पास आधार कार्ड है, तो ऑलमोस्ट 100% हो गया। तो क्या कोई बहुत बड़ी बात है अगर आधार कार्ड को आपने लिंक करना है वोटर आईडी कार्ड के साथ? अब ये अगस्त 1 से कैंपेन चला है इसको लिंक करने का। कहा तो जाता है कि वॉलंटरी, आपका ये मैंडेटरी नहीं है बट वॉलंटरी है, लेकिन कुछ प्रोविजंस यहाँ पे ऐसे आती हैं, बिकॉज द डेविल लाइज इन द डिटेल, जो कि प्रोविजंस कानून में ऐसे दिखाई दे रही जिसके चलते लगता है कि ये मैंडेटरी ही है। अभी पिछले 1 महीने में लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने अपना आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक कर लिया है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि इस तरह की जो एक्सरसाइजेस हैं हम करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसको फॉलो करते रहते हैं। बिकॉज वाई, अब अगर मैं यहाँ पे चंडीगढ़ में रहता हूँ, ठीक है, चलो मान लो मैं कहीं पे भी रहता हूँ, और अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पे भी बना हुआ है वोटर आईडी कार्ड, और मान लीजिए मैं काम करने के लिए कहीं गया हूँ, मान लीजिए मैं काम करने के लिए लेट्स से पुणे गया हूँ, और वहाँ पे भी मेरा वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, तो मेरे 2 वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। ठीक है, तो अब इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि भी कैसे वो इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वोटर आईडी कार्ड, जो डुप्लीकेशन ऑफ वोटर आईडी कार्ड कैसे वीड आउट कर सकते हैं। या मान लीजिए कि मेरा ही वोटर आईडी कार्ड एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मेरे वोटर आईडी कार्ड्स बने हुए हैं, है ना, तो इसको कैसे वीड आउट किया जा सकता है। खास करके जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तो कहीं कोई भी माइग्रेंट वर्कर हो, कहीं से भी वो आ रहे हो, है ना, अगर वो किसी और राज्य में आके काम कर रहे हैं तो उनका वहां पे भी वोटर आईडी कार्ड बना है, जहां पे आके वो काम करे वहां पे भी बना हुआ है, तो अगेन यहाँ पे कंफ्लिक्ट आ जाता है ना। अब दिसंबर 2021 में पार्लियामेंट ने पास किया था इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021, जिसके चलते रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 को थोड़ा वहां पे अमेंड किया गया था, और इसके चलते सेक्शन 23 क्लॉज 4 को इंसर्ट किया गया था इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। अब सवाल जो यहां पे खड़ा उठता है वो ये है कि लिंकिंग मैंडेटरी है कि नहीं। अब यहां पे ये कानून ये कहता है कि भी देखो, जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है ना, वो सिटीजन से पूछ सकते हैं कि भी आप अपना आधार कार्ड मुझे दिखाइए। कब कब? पहली बात तो फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन, ठीक है जी। दूसरी बात फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ एंट्रीज इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ मोर देन 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। या तीसरी बात, अगर एक व्यक्ति, ठीक है, इज एनरोल्ड मोर देन वंस इन द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि अगर मेरे एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, या अगर मेरे 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटर आईडी कार्ड्स बने हैं, तो सेकंड क्लॉज ये हो गया, थर्ड वाला ये हो गया। या अगर कोई ऑलरेडी एनरोल्ड है तो फॉर जस्ट फॉर रेगुलर चेकअप के लिए भी आपसे वो आधार कार्ड मांग सकते हैं, रेगुलर आपको, बिकॉज ये रेगुलर एक्सरसाइज है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो की जाती है, तो रिव्यू के लिए आपसे वैसे भी वो आधार कार्ड की डिटेल मांग सकते हैं। अब अगेन मैंडेटरी और वॉलंटरली, अब सरकार ने, देखिए दोनों सरकार ने और ईसी ने इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि जो लिंकेज है आधार का वोटर आईडी के साथ, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज जो फॉर्म 6B है ना, जो इशू करा गया है अंडर द न्यू रूल 26B ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960, इसके चलते जो फॉर्म 6B है
ये प्रोवाइड करता है वोटर को कि या तो आप अपना आधार नंबर सबमिट करिए या आप कोई और अपना डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको आप सबमिट करिए। लेकिन ऑप्शन टू सबमिट द अदर लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड एटसेट्रा, या आपका बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, दैट इज एक्सेसाइबल ओनली अगर वोटर के पास अपना आधार नंबर नहीं है। जबकि भारत में तो 99.7% लोगों के पास आधार कार्ड है, चाहे किसी मर्जी राज्य में जाइए। तो अब यहां पे अब तो बात तो फिर मैंडेटरी आधार की आ गई ना, यानी कि अगर तो आपके पास आधार नहीं है तो आप, यानी कि पहली प्रेफरेंस आधार कार्ड है, और अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप अपना पैन कार्ड या कोई और जो चीज़ है वो आप साथ में, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो टेबरेट है, वो फर्निश कर सकते हैं, पासपोर्ट कार्ड हो, पासपोर्ट आइडेंटिटी हो, वो आप फर्निश कर सकते हैं। लेकिन बात तो घूम घुमा के वहीं पे आ गई ना कि आप आधार कार्ड ही मांग रहे हैं। अब एट द एंड ऑफ द ईयर, लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट 100% ऑफ अडल्ट इंडियन पॉपुलेशन दे हैड एन आधार कार्ड। ठीक है, ऑब्वियसली कोई 5-6 साल के बच्चे के पास इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नहीं जाएगा कि आप अपना आधार कार्ड मुझे दिखाओ, नहीं तो आपको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अडल्ट पॉपुलेशन के पास जो वोट कर सकते हैं, 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उनके पास ही ये आधार कार्ड मांगे जाएंगे। ठीक है ना। अब बहुत अच्छी बात है, 100% पॉपुलेशन के पास आधार कार्ड है, इतनी तो कवरेज शायद लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होंगे, लोग तो वैसे डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बना के गाड़ियां चला रहे हैं। ठीक है, लोगों के पास राशन कार्ड इतने 100% कवरेज में नहीं होंगे, पैन कार्ड्स नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद आधार अलाउ करता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आधार कार्ड को लिंक करा भी जा रहा है तो ये थोड़ा मेरिट्स में बात आ जाती है कि चलो आधार को लिंक करा जा रहा है वोटर आईडी के साथ, वहां पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि भी इस इंसान के कितने वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं और कहां कहां पे बने हुए हैं। और आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन जो है वो ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, ज़्यादा इजी माना जाता है, ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट माना जाता है एज कम्पेयर कि आपने वेरीफाई करना हो बेस्ड ऑन पैन कार्ड या राशन कार्ड। तो ऑल गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे ऑल गुड पॉइंट्स टू दी आधार कार्ड। पर फिर यहाँ पे एक और बात आ जाती है, 5 साल हो चुके हैं राइट टू प्रिवेसी की जजमेंट को आए को। पुत्तस्वामी टेस्ट की बात करें, ठीक है, पुत्तस्वामी जजमेंट के चलते राइट टू प्रिवेसी की बात सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में करी थी। लेकिन अब इस बात को समझें कि ये जो मैंडेटरी लिंकेज है आधार का विद द वोटर, क्या ये जो टेस्ट है, जो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का जो टेस्ट इस जजमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने रखा था, क्या उस टेस्ट को पास करता है? क्या ये संवैधानिक है? वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आए थे, ठीक है, कि वेदर द मैंडेटरी लिंकिंग ऑफ आधार विद द बैंक अकाउंट, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि भाई अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, चलो आधार कार्ड हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के पास नहीं है तो आप उसको कोई भी ऐसा बेनिफिट है जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के चलते उसको मिलना चाहिए, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट उसको मिलना चाहिए उस व्यक्ति को, अगर उसके पास आधार नहीं है तो आप उसको वो बेनिफिट डिनाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका बैंक अकाउंट है, अब चलो कहा गया कि आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक करिए, पैन को आधार के साथ लिंक करिए, तो चाहे आपका नया बैंक अकाउंट है, चाहे आपका पुराना बैंक अकाउंट है, अगर आपने आधार को लिंक नहीं करा तो क्या आप अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भी नहीं, ये मैंडेटरी वाला काम यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस करके कोर्ट हैड हेल्ड दैट डिप्राइविंग अ पर्सन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी, कि भाई उसका लिंक, उसका जो आधार का लिंक है नहीं है उसके साथ, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। अब यहाँ पे रिकंसिडरेशन अगर करा जाए तो एक देखिए यहाँ पे 2-3 बातें जो कि रिकंसिडर करने वाली हैं। एक तो ये है, इट नीड टू बी रिकंसिडर्ड कि वेदर रिक्वायरिंग एन आधार होल्डर टू मैंडेटरली प्रोवाइड आधार। चलो एक तो है आपके पास आधार कार्ड है और आपको बोला जा रहा है कि आपको आधार कार्ड ही देना है, आपको आधार कार्ड ही अपना लिंक करना है वोटर आईडी के साथ, क्या वो मैंडेटरी है? और अगर वो है तो क्या ये वायलेटिव नहीं है आपकी इंफॉर्मेशन ऑटोनॉमी का, यानी कि वायलेशन आपकी राइट टू प्राइवेसी का अंडर आर्टिकल 21? और दूसरी बात, अगर आपने देना ही है वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट, तो आधार का क्यों, आप पैन कार्ड भी दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। एक बात यहाँ पे एक और थोड़ा समझने वाली वो ये है, एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, लाल बाबू हुसैन 1995 में जजमेंट आई थी कि जो राइट टू वोट है ना, दैट कैन नॉट बी डिसअलाउड ओनली बाय सेइंग कि भाई आपके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, आप अगर वोटर हैं, आपने वोट करना है, अगर आपने वोटर आईडी कार्ड के लिए को अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना है तो आप कोई भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दे सकते हैं। पर अगेन ये बात 1995 की थी, आज 2022 है। बट बहरहाल आपको कोई रोक तो नहीं सकता ना कि आप वोट नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज आपने अपने आधार और वोट। अब आई माइट नॉट हैव एनी प्रॉब्लम लिंकिंग माई आधार विद माई वोटर आईडी कार्ड, but if somebody has an issue, bhai I don't want to link my Aadhaar with voter ID card, so will you not allow that chap, will you not allow that person कि वो वोट नहीं कर सकता? ये एक सवाल यहाँ पे खड़े उठता है। ना एक और बात फंडामेंटली समझें, आधार जो है ना वो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है, वो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं आपका यहाँ पे शो करता। ठीक है, चलो अब जैसे कहा जाता है कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग यहाँ पे आके इलीगली रह रहे हैं, अब वो आधार कार्ड बना लें, अब उससे क्या स्थापित हो जाएगा? अब वहाँ पे नेशनैलिटी तो उनकी बांग्लादेश की ही होगी, इंडिया की तो नहीं होगी। ये तो आधार एक प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है कि भाई आप यहाँ पे रहते हैं, उस गली में रहते हैं, उस मोहल्ले में रहते हैं, उस सेक्टर में रहते हैं, वो टेवर इट माइट बी।
ठीक है। तो देयरफॉर वेरीफाइंग वोटर आइडेंटिटी अगेंस्ट दिस विल ओनली हेल्प इन व्हाट, टैकलिंग डुप्लीकेशन। चलो डुप्लीकेशन को वीड आउट कर देंगे, बट आप उन वोटर्स को तो रिमूव नहीं कर पाएंगे ना जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है ही नहीं। और अगर हम आधार कार्ड की बात करें, चलो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की बात हम यहां पे समझ रहे हैं, लेकिन अगेन यहां पे भी फुल प्रूफ नहीं है। इवन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में भी 12% का एरर रेट रह चुका है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था दैट दिस लेड द सुप्रीम कोर्ट टू होल्ड इन पुत्तस्वामी टेस्ट दैट अ पर्सन वुड नॉट बी डिनाइड बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हो, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हो, कि अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं है, उसका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ पड़ा। कितनी बार हम न्यूज़ में पढ़ते हैं मनरेगा वर्कर जो हैं, अब वो अपना उनका ऑथेंटिफिकेशन जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन है, मे बी थंब इंप्रेशन हो, ठीक है, या आइरिस स्कैन की हम बात करें, वो प्रॉपर नहीं हो पाता, इस चक्कर में उनको सैलरी नहीं उनको क्रेडिट हो पाती उनके अकाउंट्स में। तो ये तो बात गलत है ना। तो अगर आपने अब यहां पे डू यू नो अ सिमिलर एक्सरसाइज, ये 2015 की बात है, सिमिलर एक्सरसाइज वाज अंडरटेकन इन 2015 इन आंध्रा एंड तेलंगाना व्हिच लेड टू द डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, यानी कि लोग, यानी कि 30 लाख वोटर वोट ही नहीं कर पाए थे। ठीक है, यानी कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली है जो वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड की जो लिंकेज की बात आ रही है, तो ये 2015 में आंध्रा में और तेलंगाना में भी उठी थी, लेकिन इसके चलते 30 लाख लोग थे वो वोट ही नहीं कर पाए थे, बिकॉज अगेन वहां पे ये बात कही थी आपको मैंडेटरी अपना आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक करना है। तो बीच में फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। फिर बात आती है चैलेंजेस फ्रॉम सिविल सोसाइटी। देखिए, 2 डेटाबेसेस ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, एक तो आपका आधार है, आधार could lead to the linkage of आधार्स डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन विद वोटर आईडी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे 2 तरह की इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी सरकारी एजेंसी के द्वारा, सरकारी एजेंसी के साथ, यानी कि तो आपकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन और एक वोटर आईडी इंफॉर्मेशन। और इसके चलते अगेन वो एक क्वेश्चन आता है कि वोंट दैट लीड टू वायलेशन ऑफ द राइट टू प्रिवेसी। और ये बात वर्थ मेंशन करनी है कि पुत्तुस्वामी जजमेंट के चलते सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहा था कि यूज ऑफ बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन डज नॉट, ठीक है, अगर स्टेट अगर सर्विलेंस करना चाहता है, स्टेट अगर आपको कह रहा है कि आप अपना आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात बोली राइट टू प्रिवेसी है, वायलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑटोनॉमी हर किसी इंसान की होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर आपसे इंफॉर्मेशन मांगी भी जा रही है तो डजंट मीन कि स्टेट यहाँ पे सर्विलेंस की बात कर रहा है कि यहाँ पे स्टेट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बन रहा है कि अगर आपसे आधार कार्ड या पैन कार्ड की डिटेल मांग ली है। लेकिन इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात कही थी कि डेटा प्रोटेक्शन रिजीम है, डेटा प्रोटेक्शन रिजीम को स्टैब्लिश करा जाए। और आज 2022 से अभी भी हमारे यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। सो अगेन बात को हम समझे, इट इज नॉट क्राइम फॉर अ स्टेट टू आस्क यू फॉर योर आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड, नो, नॉट अ क्राइम, बट डू वी हैव अ रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन रिजीम कि ताकि कल को जाके सरकार या सरकार की कोई भी एजेंसी पॉलिटिकल वेंडेटा हो, रिवेंज लेना हो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ, ठीक है, क्या वो सरकार या सरकारी एजेंसी उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज तो नहीं करेगी? ये क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा उठता है। ठीक है, तो यहां पे वे फॉरवर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार क्लैरिफाई करे थ्रू करेक्शन के जो फॉर्म 6B है, इसमें जो लिंकेज है वो मैंडेटरी है कि नहीं, और साथ के साथ सरकार को एक्सपेडाइट करना पड़ेगा ताकि हम एक डेटा प्रोटेक्शन जो कानून है हम यहाँ पे भारत में लेके आ सकें। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस करना है, डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लिंकिंग आधार विद वोटर आईडी कार्ड, 150 वर्ड्स में आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसको लिखना चाहते हैं, आंसर को लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, ये आपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करना है। UPI is the freebie which India wants, but not the one which RBI wants to give. Discuss in 150 words. बाकी दोस्तों जाने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन, जैसे हमारी एडवर्टाइजमेंट रहती आती है तो वीडियो, वो ये है दोस्तों, अगर आप चाहें अपना इंडिविजुअल बंडल ऑफ कोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपको लगता है आप अपनी यूपीएससी की तैयारी घर बैठ के भी आराम से कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी के जरिए, वीडियोस को देख के, फाइन, वेल एनफ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो एक सब्जेक्ट हो, 2 हो, 3 हो, आप अपना इंडिविजुअल बंडल ऑफ कोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। कंटेंट सारा इंग्लिश में रहेगा, एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी और इंग्लिश में कंबाइंड रहेगी, और आपको कंटेंट जो रहेगा मिलेगा किसी भी सब्जेक्ट के प्रति, वो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही प्रति आपको केटर करा जाएगा, और जो भी सब्जेक्ट आप चूज करना चाहेंगे उससे रेलेवेंट जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो भी आपके साथ उसमें डिस्कस किए जाएंगे मंथली। सो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, बाकी हम मिलेंगे कल अपने और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।